नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास टॉपिक लेकर आया हूँ, बैड बैंक। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेरी बेटर टुडे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जिसका टॉपिक का नाम है बैड बैंक। तो बैड बैंक जैसा कि पिक्चर से आपको क्लियर हो पा रहा है कि बैड बैंक क्या चीज़ है। बैड बैंक एक सेपरेट एंटिटी होती है जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। बैड बैंक एक सेपरेट एंटिटी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। अभी बैड बैंक का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि हमारे जो बैंकों में बहुत सारे एनपीएस हो जाते हैं, तो उस एनपीओ को रिजॉल्व करने के लिए बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया है। अभी एनपीए होती है पीएसपी, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होती हैं, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती हैं। इनके अंदर दो तरह के लोन्स होते हैं। ये तो होते हैं जो गुड लोन्स होते हैं, ये गुड लोन होते हैं, और एक बैड लोन। यहाँ भी गुड लोन बैड लोन, गुड लोन बैड लोन। तो हर एक जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे गुड लोन और बैड लोन दोनों होते हैं। तो बैड लोन से रिजोल्यूशन, बैड बैंक का क्या रिजोल्यूशन हो सकता है, इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया। क्योंकि हमारे देश में इस समय करीब 7.8 लाख करोड़ रुपीज जो है कि एनपीएस के रूप में है, जिनका कि हम लोग यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, जिनसे कि हम लोग जो है कि प्रॉफिट, अपनी इकोनॉमी के लिए प्रॉफिट नहीं गेन कर पा रहे हैं। तो बैड बैंक क्या करता है कि बैड बैंक ये जो एनपीएस होती है लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस में, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, या जो कि एनबीएफसीज होती है, यहाँ की जो एनपीएस होती है उसको खरीद लेती है, उसको खरीद लेती है। अब देखिए खरीदती है, सिंपल से मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि खरीदने और बेचने, जैसे मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, कुछ चीज़ बेचने जाते हैं। तो खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, और बेचते हैं तो पैसे लेते हैं। वही सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पे बैड बैंक का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। जब चीजें खरीदते हैं, मतलब कि एनपीए खरीद रहे हैं, ये जो बैड बैंक हो गए, एनपीए खरीदेगा, किससे खरीदेगा, इन जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं इनसे एनपीए खरीद लेगा। तो खरीदेगा तो उसका जो कंडीशन होगा खरीदने का, उसमें जो पेमेंट करेगी जो है बैड बैंक, तो वो कैसे पेमेंट करेगी, 15 और 85 के रेशियो में पेमेंट करेगी। 15 और 85 के रेशियो में पेमेंट करेगी। 15 क्या होगा, करेंसी होगी। 15% जो उसके टोटल असेट्स होगा एनपीए का, एनपीए की जो टोटल वैल्यू होगी उसका 15% वो करेंसी के रूप में पेमेंट करेगी अपना जो बैड बैंक है, और 85% उसको जो है कि सिक्योरिटी देगी, सिक्योरिटी का रिसिप्ट देगी। मतलब कि एक रिटर्न में कागज पे दे देगी कि भाई हमने आपका इतना परसेंट जो है कि इतना टोटल लिया है, तो उसमें इतना आप लोग करेंसी ले लीजिए, और इतने 85% जो है कि आपको मैं लिखित में दे रहा हूँ कि आप जो है कि इसको बाद में अपना ट्रेड कर सकते हैं, अपना इसका जो है कि चाहो तो ट्रेडेबल कर सकते हो, या फिर जो है कि बाद में इसको लिक्विडाइज कर सकते हो कहीं भी जाके बैंकों से। तो ये बैड बैंक देती है। अब देखिए बैड बैंक ने यहाँ से एनपीए तो खरीद लिया। अब इस एनपीए का बैड बैंक क्या करेगी, तो बैड बैंक के अंदर दो पार्ट होते हैं। बैड बैंक दो पहियों पे चलती है। पहला पहिया का नाम क्या है, एनएआरसीएल। एनएआरसीएल का मतलब क्या होता है, नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एनएआरसीएल होती है ये। और दूसरा पहिया होता है आईडीआरसीएल, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो ये दो पहिए हो गए। तो जैसे ही बैड बैंक इनसे एनपीए खरीदेगी, तो ये इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देगी, एनएआरसीएल को ट्रांसफर कर देगी। एनएआरसीएल का काम क्या होता है, एनएआरसीएल इसको खरीदेगी। एक्चुअली बैड बैंक के अंदर जो ये पार्ट होती है, खरीदने का काम ये एनएआरसीएल करती है। फिर ये खरीदने के बाद इसको आईडीआरसीएल को दे देती है। फिर आईडीआरसीएल क्या करती है, उसको मार्केट में बेच देती है। एनपीए जो भी एनपीए होता है, इसको सेल कहाँ करती है, मार्केट में सेल कर देगी। इसके बाद जो इसका पैसा मिलेगा उसको, उस पैसे को एनएआरसीएल को हैंड ओवर कर देगी। फिर एनएआरसीएल उस पैसे का अपने हिसाब से यूटिलाइजेशन करेगी। अब वो चाहे तो बैंकों को दोबारा दे दे कि वो लोगों को लोन दे, या वो चाहे तो उसका किसी और अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा सकती है। ये एनएआरसीएल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एनएआरसीएल यहाँ पे क्या होती है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती है, उसमें रेगुलेशन जो है कि गवर्नमेंट का होता है। अभी गवर्नमेंट का सपोर्ट इसके लिए कितना होता है। अब ये जो बैड बैंक है, अभी ऐसे तो कोई बैड बैंक खोल नहीं लेगा, क्योंकि बैड बैंक का मतलब होता है जो ऐसा असेट्स लेना जिसकी कोई इकोनॉमी ग्रोथ ना हो रहा, रुका हुआ है, एकदम डल पड़ा हुआ, वैसे जिसको लेना रिस्की होता है। तो इसके लिए कोई सॉलिड आदमी की सपोर्ट की जरूरत होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपना उसके ऊपर हाथ रख दिया बैड बैंक के ऊपर, कि वो जो है कि आप चलो आगे खरीद के उस खराब संपत्ति को खरीदो और अपना उसके में बिजनेस करो। यदि आपको कोई लॉस होता है तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया। तो इस आश्वासन के बाद जो है कि बैड बैंक की उत्पत्ति हुई। अभी इसमें इनिशियली गवर्नमेंट ने जो है कि 5 साल तक के लिए इसको सपोर्ट दिया है। इनिशियली 5 साल सपोर्ट देगी गवर्नमेंट। 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने जो 30,600 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया हुआ है
बैड बैंक को, ताकि यदि इनको कोई नुकसान होता है, नुकसान इन द सेंस कि जैसे हमने कोई सामान हमने एनपीए खरीद लिया, मान लो बैड बैंक ने एनपीए खरीद लिया यहाँ बैंकों से। अब एनपीए जिस रेट में खरीदा, तो आईडीआरसीएल यदि इसको बेच रहा है, तो जो पैसा हमने इनको दिया थी वो पैसा यहाँ से मार्केट से नहीं मिला आईडीआरसीएल को, तो उसमें लॉस होगा। तो भारत सरकार बोलती है कि यदि आपको जो भी लॉस होगा इसमें मार्केट में उनके एनपीएस को रिजॉल्व करने के बाद जो भी आपको लॉस होता है, तो उस लॉस की भरपाई गवर्नमेंट करेगी। और ये कब तक करेगी? 5 साल तक करेगी, इनिशियली 5 years। So for that 5 years, government had allocated 30,600 crore rupees as a security to the bad bank। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें है। अब यहाँ पे जो है कि एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ा हुआ है कि प्रिंसिपल और एजेंट, ये जो फंक्शन करती है हमारे दोनों पहिए ना, ये जो एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल है, ये जो फंक्शन करते हैं तो ये प्रिंसिपल और एजेंट बेस पे काम करते हैं। यहाँ प्रिंसिपल कौन सा होता है? प्रिंसिपल जो मुख्य होता है, मुख्य कौन सा होता है? एनएआरसीएल यहाँ पे मुख्य होता है, और एजेंट का काम कौन करता है? आईडीआरसीएल करती है। एनएआरसीएल प्रिंसिपल इसलिए सॉरी प्रिंसिपल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो है कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, यहाँ पे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस इसमें इंक्लूड होते हैं, तो इसको रेगुलराइज करने के लिए यहाँ पे इसको प्रिंसिपल बनाया गया है। और प्राइवेट सेक्टर से ये आईडीआरसीएल को प्राइवेट सेक्टर बनाया गया ताकि ये जो है कि ऑप्टिमाइजेशन कर सके, जो भी एनपीए जो उसका मार्केट में ऑप्टिमाइजेशन कर सके और मैक्सिमम वैल्यू हासिल कर सके, और फिर उसको जो एनएआरसीएल को हैंड ओवर कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट है। अभी एज ऑन डेट देखिए, इनिशियली 15 एनपीए, अभी जो लेटेस्ट के इसमें बजट में भी बोला गया था कि फिलहाल में 15 एनपीएस को जो है कि लिया जाएगा। 15 एनपीएस जिसकी वैल्यू है 88,845 करोड़ रुपए, 82,845 crore rupees NPAs have been taken into bad bank to resolve it. And till 31st March 2022, 38 NPAs total have to be taken, which price is near about 2 lakhs. तो 31 मार्च 2022 तक 38 एनपीएस टोटल लिए जाएंगे, जो 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। तो इस तरह से जो है कि धीरे धीरे करके फेज मैनर में सारे एनपीएस को रिजॉल्व कर लिया जाएगा बैंकों के, और बैंकों के पास जो है कि हेल्दी एक जो है कि गुड लोन अवेलेबल रहेगा, तो जिससे जो है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बैंकों के प्रति, और बैंकों में जो है कि बैंकों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपने असेट्स के प्रति, और वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट करेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों के ऊपर रिलायबल होंगे, जिससे हमारी बैंकिंग सिस्टम इंप्रूव होगी और देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। आई होप आप लोगों को इस छोटे से वीडियो में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इस वीडियो को इसी तरह देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।